तो चलिए अब आपको सीधे मसूरी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे सीधा आपको सुनाते हैं। हम लोग लगभग करीब हरियाणा मंडी परिषद के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला जी, कोसाम के एमडी श्री यादव जी, उत्तराखंड के एमडी श्री आशीष भटगई जी, इस प्रांगण में जहां एक कार्यक्रम हो रहा है, सवाई होटल के ओनर श्री काया जी, श्रीमती काया जी और पूरे भारतवर्ष से इस सम्मेलन में पधारे हमारे सभी संस्थानों के वैज्ञानिकगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी पत्रकार मित्र, हमारे सभी छायाकार बंधु, और चूंकि मसूरी में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष श्री राकेश जी रावत, मोहन पेटवाल जी, कुशाग राणा जी, नरेंद्र मेलवाल जी, गीता कुमाई जी, कमला थपलियाल जी, अनीता धमाई जी, सपना शर्मा जी, मीरा सुरियल जी, चंद्रकला जी, अनीता सक्सेना जी, अमित भट्ट जी, मदन मोहन शर्मा जी, परमिला नेगी जी, विजय रमोला जी, बादल प्रकाश जी, रमेश खंडूरी जी, राजेश सजवाण जी, हम सभी आए हुए अतिथिगण। मैं सबसे पहले तो आप सब लोग जो आज पूरे देश भर से आज इस देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं और एक ऐसे विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जिसको आज संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैं आप सभी का मिलेट कॉन्फ्रेंस क्षमता और अवसर में पधारने पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि असम, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अनेकों प्रदेशों से, संपूर्ण प्रदेशों से, और तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम तो बोल ही दिया, छत्तीसगढ़, सभी मार्केटिंग बोर्डों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विशिष्ट कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो मंथन होगा यहाँ पर और आप सबके जो विचार आएंगे, निश्चित रूप से इस मंथन से एक अमृत निकलेगा और वह अवश्य ही जिस उद्देश्य से इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में सफल बनाने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आर.के. विश्नोई ने मुलाकात की है। तो वहीं सीएम धामी से सीएम आवास में प्रदेश के सांसदों ने भेंट की। इस अवसर पर सभी सांसदों ने प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर सीएम से चर्चा की है। इस अवसर पर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, सांसद अजय टम्टा, नरेश बंसल और कल्पना सैनी ने एक साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान उपस्थित रहे। मैं जाबाज टीकम सिंह नेगी जी की शहादत को नमन करता हूं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे एक स्पेशल अभियान, विशेष अभियान
उन्होंने पूरा किया और अपनी पूरी सेवा के दौरान अनेक ऐसे कामों को पूरा करने का उनके खाते में काम आया जो पहले तक किसी ने भी पूरा नहीं किया था उस क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए उनकी शहादत यहाँ परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक तरफ से बड़ा शोक भी है, दुख भी है, लेकिन वहीं उनकी शहादत से हम सबका सीना भी ऊंचा होता है कि उन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया है। राज्य सरकार की तरफ से पूरी राज्य की सरकार उनके परिवार के साथ है और उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम लोग उनकी स्मृति को याद करते रहें, हमारे नौजवान, आने वाली भावी पीढ़ी के ऐसे जाबाज जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तो उनकी स्मृति भी बने रहे। उसके लिए हम लोग जो भी यहाँ पर उनके स्कूल का नाम है, सड़क का नाम है और भी जो यहाँ पर उपक्रम करने होंगे उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसदों ने मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है, जहां एक और इसी वर्ष होने वाला चाहे निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इस चुनावी मूड में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी से कल सभी सांसदों की बैठक होनी थी और ये बैठक काफी लंबे समय तक चली है। कल शाम को ये बैठक हुई है जिसमें सभी लोकसभा सांसदों को और राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। इस बैठक में अगर जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद थे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे, वहीं अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा मौजूद थे, वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद में नरेश बंसल इस बैठक में मौजूद रहे। अगर अनिल बलूनी और टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें आगामी रणनीति के तहत जो भी कार्यक्रम होने हैं, लोकसभा की 5 सीटों पर कैसे विजय हासिल की जाए और कैसे पिछली बार का जो मतांतरण था उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के मंथन किया गया। हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पर जानकारी देते हुए बताया कि जो भी ये सांसदों के साथ जो बैठक हुई काफी सार्थक बैठक हुई। इसमें जो मंथन हुआ उसको आगामी रणनीति के तहत विकास के कार्यों को कैसे और ज्यादा बढ़ाना है और उन चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, जिससे चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे मीडिया का माध्यम हो, चाहे अन्य माध्यमों के जरिए जो सरकार की उपलब्धियां है वो जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। और जो सांसदों की डिमांड है, जो चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो पुल का निर्माण हो, चाहे वो अन्य सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हो, चाहे वो शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हो, उन सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मंथन किया गया और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं उधम सिंह नगर जिला कोर्ट के बाहर लड़की को ले जाने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की कोर्ट जा रहे थे कि इसी बीच लड़की के परिवार वाले लड़की को घर ले जाने के लिए आ गए, जिसे लेकर लड़का और उसके परिजनों के बीच में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। तो साथ ही पुलिस भी मौके पर सूचना पर पहुंची और माहौल को शांत करवाने की कोशिश भी की। जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, उसमें कुछ पक्ष के लोग अभी चौकी में भी पहुंचे हैं, जो मैंने जानकारी की है। तो उसमें जो भी उनका वर्जन है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल जो है उसमें उससे रिलेटेड कुछ सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और दोनों पक्षों में जो भी तहरीर आती है और जो फैक्ट है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के पोखड़ा क्षेत्र के जंगल में आग लग गई, जिसमें आग लगने से 2 युवकों की झुलस कर मौत हो गई। दोनों युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए
गए हुए थे, जहां जंगल में घूमने के दौरान अचानक जंगल में फैली आग की चपेट में आ जाने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे युवक को प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। तो वहीं राजस्व टीम ने दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को शवों को सौंप दिया है। रामनगर में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर शासन के जारी निर्देश के अंतर्गत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप की जांच शुरू की। पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर पेट्रोल पंपों पर जनता की आने जाने वाली निःशुल्क सुविधा जैसे पेयजल और हवा के संबंध में पेट्रोल पंप की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कुछ पंपों पर अनियमितताएं भी मिली और इस पर उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप के मालिकों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि समय सीमा के अंतर्गत नहीं चीजों को ठीक किया जाता है तो कार्रवाई होगी। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए शासन के निर्देशों के अनुसार हमने ये पेट्रोल पंप की जांच की, जिसमें शुद्ध पेयजल और हवा और टॉयलेट वगैरह की जो व्यवस्थाएं ग्राहक को फ्री में दी जाती हैं, वो उनकी चेकिंग की गई है। जिन पेट्रोल पंप में ये सुविधाएं नहीं थी या कमी पाई गई तो उनको नोटिस दिए गए हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया है ताकि 1 हफ्ते में वो इसमें सुधार लाए। रामनगर और आसपास के क्षेत्र में स्थित निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक भड़कने लगे हैं। तो आक्रोशित अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक एनसीईआरटी की किताबें ना देकर प्राइवेट किताबें दे रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो वहीं स्कूल संचालक सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कई अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय रामनगर पर पहुंचकर शिकायत भी की और धरना प्रदर्शन करते हुए संचालकों पर गुंडागर्दी के साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। मेरे आए थे तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। ये हमने पहले भी अपील की है सभी गार्जियन से और सभी स्कूलों को नोटिस भी जा चुका है। एक जनरल नोटिस मैंने पूर्व में ही दे दिया था स्कूलों को। कोई भी जो है एनसीईआरटी से इतर बुक नहीं लगाएगा और गार्जियन पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। और हमने गार्जियन से भी अपील कर दी थी कि यदि एनसीईआरटी के इतर कोई स्कूल दबाव बनाता है किसी रेफरेंस बुक को क्रय कराने का जिसका मूल्य जो एनसीईआरटी की किताबों से अधिक हो, तो उसको कदापि ना खरीदें और जो है हमारे कार्यालयों को शिकायत कर दें, मौखिक या लिखित, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये पहले न्यूज चैनल को भी मैं बता चुका था कि जरा आप लोग इसको चला दीजिए और किसी भी दशा में हमारे अभिभावक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और अभिभावकों से भी मेरी ये अपील है कि वो किसी भी दशा में रेफरेंस बुक को जिसका मूल्य अधिक है कदापि ना खरीदें। और कोई इसको दबाव बनाता है तो मेरा पर्सनल नंबर पे भी वो सीधा कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2023 और 24 में जो प्राइवेट स्कूलों हैं जो एनसीईआरटी की किताब की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती उन किताबों का जो दाम है वो 300 रुपए, 400, 500, 600 रुपए है और 4-4, 5-5 किताबें लगवा रहे हैं और एनसीईआरटी की 2 और 3 किताबें लगा रही हैं। तो हमारा विरोध इस बात का है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि एनसीईआरटी की किताब लगाइए और दूसरी तरफ सरकार इस बात को कह रही है कि हम लोग लगातार जो है बच्चे का बस्ता कम करना चाह रहे हैं, उसके बोझ कम करना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल है उनकी मनमर्जी चल रही है, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो लोग जो है एक बच्चे का जो 1 में पढ़ने वाला है उसके बच्चे का बस्ता जो है 10-10 किलो का है। तो ये हमारी आपत्ति है। जो सरकार की गाइडलाइन बनी है उन पर निजी स्कूल जाएं, इसलिए हम जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं और अगर हमने यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया है और हमारी डिमांड है कि जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं वो बंद होनी चाहिए। उत्तराखंड के सीमांत गांवों को निखारने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के गांवों की न केवल तस्वीर बदलेगी बल्कि वहां से पलायन पर भी अंकुश लग सकेगा। केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी राह सुगम बनाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए क्रियान्वयन के लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। इसके तहत कई विकास कार्य कराए जाएंगे जिससे वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। इसमें सीमांत गांवों में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो विजन रखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, वो सीमावर्ती जिनको हम अंतिम गांव बोला करते थे, उन गांवों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अंतिम गांव नहीं, प्रथम गांव है भारत के। और उन गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अलग से रणनीति बनाई गई है, अलग से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और आगे भविष्य में जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं वो पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र हों, और वहाँ पर सीमा दर्शन नाम से जो यात्रा चलाई जाएगी, जिससे हमें भविष्य में जो पलायन की जो समस्या है, जो सीमावर्ती गांव हमारे लगातार खाली हो रहे हैं, वहाँ पर रिवर्स पलायन हो और वहाँ का डेवलपमेंट हो, और किसी प्रकार की भी सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी की अन्य बाहरी देशों की जिस प्रकार से जो घुसपैठ की जो बातें होती रही हैं, वो भी उस पर भी नियंत्रण होगा। इसको लेकर के पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो योजना चलाएगी, उसको धरातल पर उतारने के लिए लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री, चाहे वो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे मनसुख भाई मंडाविया हों, चाहे जी किशन रेड्डी जी हों, चाहे हमारे बीके सिंह जी हों, कई अन्य मंत्रीगण भी लगातार हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं, और वहाँ के विकास के लिए क्या क्या वहाँ पर हो सकता है, किस तरह से उन गाँवों को हम डेवलप कर सकते हैं और विकास के रास्ते पर उनको ला सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, सीमांत गांवों के विकास के लिए सरकार की तरफ से लगातार जोर दिया जा रहा है और सरकार इसे लेकर प्रयासरत भी है। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या योजनाएं चलाई जा रही है सीमांत गांवों को लेकर? जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, तब से लेकर के अब तक, चाहे वो सीमाओं को मजबूत करने की हो, या फिर देश नीति को बेहतर बनाना हो, या फिर सीमांत गांव को और ज्यादा विकसित करने की बात हो, उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे थे, उस समय वो बद्रीनाथ कपाट और केदारनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और इसके साथ ही वो जो भारत का अंतिम गांव बोला जाता था, बद्रीनाथ के बाद में जो माणा गांव पड़ता है, वहां भी वो गए और वहां से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी, जो अंतिम गांव है, अंतिम गांव नहीं है बल्कि ये भारत का प्रथम गांव है। उसको ये प्रथम गांव की संज्ञा देते हुए, यानी कि प्रथम गांव है, गांव से ही विकास, इस सीमावर्ती क्षेत्रों से ही देश का विकास होना संभव है। तभी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी जब सीमावर्ती गांव में लोग रहेंगे, क्योंकि वहां पर असुविधाओं के जो सुविधाएं हैं उसके अभाव में लोग पलायन कर जाते हैं, और ऐसे में जो विदेशी ताकतें हैं उनको कहीं कहीं सीमा के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, खबर बद्रीनाथ से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग के बीच चटवा पीपल पुल के समीप कार खाई में गिरी। वहीं हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर दिनेशपुर से है, जहां बैसाखी के उपलक्ष्य में सिख समुदाय के लोगों ने विशाल नगर कीर्तन जयनगर गांव से कालीनगर होते हुए माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर का नगर कीर्तन किया। तो वहीं माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और 3 दिनों तक कथा कीर्तन, विशाल भंडारा और मेले का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बलजीत सिंह ने बताया कि गतका सिख युद्ध कला है, जो कि पारंपरिक रूप से सिखों को गुरु गोविंद सिंह से पूर्व भी अन्य गुरुओं ने सिखाई थी। रुद्रपुर के हैं और ये आज वैसाखी के पर्व को मुख्य रखते हुए उससे पहले दिनेशपुर में नगर कीर्तन ये निकाला गया है। इस नगर कीर्तन के अंदर हमारी सेवा लगी है, जिसमें हमने ये गतके के अखाड़े के कर्तव्य दिखाए। ये एक सिख मार्शल आर्ट है, जैसे और भी आर्ट्स है, टाई कमांडो है, वैसे ही सिखों को एक मार्शल आर्ट गुरु साहिब की तरफ से मिली है, सिख मार्शल आर्ट। और ये कोई हैरत अंगेज कर्तव्य नहीं है, इस तरह प्रैक्टिस है और गुरु साहिब ने जो चीज़ें सिखाई हैं, जो पैतरे सिखाए हैं, उस पर पालन करते हुए चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग खेलते जा रहे हैं। और ये शक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली ही बाबा दीप सिंह खुद ही अपने आप ही हमारे पे अपना पैरा रखते हैं और हम लोग खेल। चमोली में कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया। कोविड के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को मॉक ड्रिल कर जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों और व्यवस्थाओं को परखा। गोपेश्वर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलिंद पोखरियाल के नेतृत्व में कोविड से बचाव के लिए पूर्वाभ्यास भी किया गया।
कोरोना के लिए पहले हम लोग सभी लहरों में पूरा कार्य कर चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस हमारे पास है और कोरोना के लिए पूरी प्रिपेयर्डनेस है। अभी भी जो जिले में 1-2 केस हुए हैं वो आइसोलेट किए गए हैं और सक्सेसफुली वो मैनेज हो गए हैं। अब अपने घर को भी चले गए उनमें से अधिकतर। ऐसा नहीं कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना के इक्के दुक्के केसेस आ रहे हैं और उनके लिए पूरा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए शासन स्तर से, माननीय मंत्री जी के स्तर से, उसके बाद शासन स्तर से, डीजी स्तर से, सीएमओ स्तर से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं, मीटिंग्स ली जा चुकी हैं और हमारे पास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, आज और कल भी उसकी मॉक ड्रिल चल रही है और हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स, मेडिसिन्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सबको बता दिया गया है। यात्रा में भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाएंगे और दवाइयाँ का पूरा स्टॉक तैयार है। टिहरी में एक बार फिर से कोविड के मामले सामने आने लगे। जनपद में 3 कोविड के मामले सामने आए। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तीनों कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा है। साथ ही उनके स्वास्थ्य की हर रोज अपडेट भी ली जा रही है। तो वहीं मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों से भी क्वारंटीन और कोविड टेस्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। में हमारे जनपद में भी 3 पॉजिटिव केस आ गए हैं। एक छाम में आया है और 2 कीर्तिनगर ब्लॉक से आए हैं। हमने उनको होम आइसोलेशन करा है। डेली हम सुबह और शाम उनसे दूरभाष में संपर्क करते हैं, उनका स्वास्थ्य के विषय में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इसके अलावा जो उनके संपर्क में लोग थे उनका भी मैंने आज आदेश जारी कर दिया है, सबका टेस्ट होगा। अस्पताल में जो भी बुखार का, खांसी, जुकाम इत्यादि के मरीज हैं, सबके जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट हम कोविड के लिए कराएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन का कल हमने मॉक ड्रिल पूरा कर लिया है। दवाइयाँ इत्यादि सफिशिएंट है। पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर किसी भी अस्पताल में और हमारे यहाँ सीएमएसडी में कमी नहीं है। तैयारी हमारी पूरी है। इस महामारी को रोकना है और उसको हम नियंत्रित करके ही प्रयास। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।